दोस्तों जब भी हम जियोग्राफी को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो कुछ एक शब्द हमारे सामने ऐसे आते हैं जो हमें कंफ्यूज पैदा करते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले 2 और 3 क्लास कुछ ऐसी करेंगे जिनमें जो शब्द होते हैं जिनमें जियोग्राफी में कंफ्यूज होता है, हम पहले उनको तैयार करेंगे। होगा क्या दोस्तों कि जब हम उन 2-3 क्लास में उन शब्दों को अच्छे प्रकार से देख लेंगे तो आपकी जियोग्राफी में रुचि भी पैदा हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। एक हमारा टॉपिक होता है जियोग्राफी में अपवाह तंत्र, और उसके अंदर कुछ एक शब्द आते हैं ऐसे जिसे हमें डाउट पैदा होता है। तो उनको हम देखेंगे कि उन शब्दों में जो डाउट है वो दूर करने की कोशिश करते हैं। जैसे आपका अपवाह तंत्र हो गया, नदी द्रोणियां किसे कहते हैं, भाबर किसे कहते हैं, तराई, बांगर, डेल्टा किसे कहते हैं, भ्रंश घाटी, नदियां, खादर, बांगर, ये जितने भी शब्द है इनको हम विस्तार से चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला शब्द है दोस्तों, अपवाह तंत्र किसे कहते हैं। तो अगर दोस्तों मैं अपवाह तंत्र की बात करूं तो कोई नदी हो या नाला हो या कोई भी वितरिकाओं के द्वारा जो जल का प्रवाह क्षेत्र होता है, यानी जो जल का प्रवाह है, ये जो आपके इतना जो जल है, इस जल का प्रवाह, इसी को हम क्या कहेंगे दोस्तों, इसी को हम कहते हैं अपवाह। हो गया कि वितरिका के द्वारा जो जल का प्रवाह है, यानी कोई मान लो एक नदी है दोस्तों, इसमें जो जल है, इस जल का जो प्रवाह है, इसी को हम क्या कहेंगे, अपवाह कहेंगे। अब बात आती है अपवाह तंत्र किसे कहते हैं दोस्तों। तो अगर हम अपवाह तंत्र की बात करें तो जैसे मान लो कोई एक नदी है दोस्तों, ये एक मान लेते हैं हम गंगा नदी है, ठीक है दोस्तों, गंगा नदी है। इस गंगा नदी के जो एक सहायक नदी है उसका नाम है यमुना नदी। दोस्तों जब एक नदी में आकर दूसरी नदी मिलती है तो उसको कहा जाता है संगम। कई बार ये थ्योरिकल प्रश्न पूछ भी लेते हैं, एक नदी में आकर दूसरी नदी मिलती है तो उसको कहा जाता है संगम कहा जाता है। यह यमुना नदी हो गई दोस्तों। इस यमुना नदी में आकर के आपकी एक नदी मिलती है जिसका नाम हो गई चंबल नदी हो गई। इस चंबल की एक सहायक नदी है जिसका नाम है बनास नदी। जैसे हमने एक ले ली बनास नदी, और बनास की कोई एक सहायक और ले लेते हैं दोस्तों, जैसे हमने कोठारी नदी ले ली, ठीक है दोस्तों। तो एक नदी के अंदर दूसरी मिलना, उसके बाद में उसकी सहायक, तो ये एक प्रकार से क्या है, देखो दोस्तों, एक जाल सा बन गए। क्या बन गया, एक जाल सा बन गया है। तो इन जाल को ही क्या कहा जाता है, तंत्र कहा जाता है। तो ये जाल किनका है दोस्तों, अपवाह का जाल है, अपवाहों का जाल है। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, अपवाह तंत्र कहा जाता है। तो नदियों का जो प्रवाह है या जल प्रवाह है, उसको जो भी वितरिकाओं का जल प्रवाह है उसको हम क्या कहेंगे, अपवाह कहेंगे। और ये अपवाहों का एक जाल सा बन जाता है, उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, अपवाह तंत्र कहेंगे। अब हमारे सामने आती है कि नदी द्रोणियां किसे कहते हैं, यानी नदी द्रोणी किसे कहते हैं दोस्तों। तो एक हमारी एक मुख्य नदी होगी, मान लो गंगा नदी होगी, और इनकी सहायक जो इतनी सभी नदियां हैं, इनके द्वारा जो कुल क्षेत्रफल अपवाहित है, यानी इन सभी नदियों का जो मुख्य नदी और सहायक नदियों का जो कुल अपवाहित क्षेत्रफल है दोस्तों, उन क्षेत्रफल को ही हम सामूहिक रूप से क्या कहते हैं, नदी द्रोणी कहा जाता है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये आपके तीनों बातें क्लियर हो गई। अपवाह किसे कहते हैं, अपवाह तंत्र किसे कहते हैं, नदी द्रोणियां किसे कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों भाबर प्रदेश किसे कहते हैं। तो दोस्तों ये 3 हमने क्लियर कर लिया। अब हम पढ़ रहे हैं भाबर प्रदेश की। भाबर प्रदेश किसे कहते हैं दोस्तों, मान लेते हैं एक हमारा एक पर्वत है, ठीक है दोस्तों, ये एक हमारा इतनी दूर ये पर्वत हो गया, ये पर्वत हो गया, और ये एक मैदानी भाग है। यहाँ से ये क्या आपका एक मैदानी भाग है, ये पर्वत हो गया दोस्तों। इस पर्वत या पहाड़ से एक नदी निकलती है, मान लो यहाँ से कोई नदी निकल रही है, तो जहां से नदी निकलती है दोस्तों उसको कहा जाता है उद्गम। उसको क्या कहा जाता है, उद्गम कहा जाता है। तो यहाँ से कोई नदी निकलती है, तो ये नदी जैसे ही यहाँ से निकलती है और मैदानी भाग की ओर आती है, तो ये अपने साथ कुछ कंकर पत्थर है, इसको अपने साथ इकट्ठा करती जाती है। तो ये कंकर पत्थर है, नदी के साथ नीचे आते जाते हैं। जैसे ये नदी आपके मैदानी भाग में उतरेगी, इससे पहले जो यहाँ जो हिमालय पर्वत है, इसका जो निचला हिस्सा है और ये मैदानी भाग का ऊपरी हिस्सा है, यहाँ पर ये कंकर पत्थर है दोस्तों, इस प्रकार से इकट्ठा होते जाएंगे। ये सभी के सभी कंकर पत्थर कुछ समय बाद, लंबे समय की प्रोसेस होती है दोस्तों, या इस प्रकार से ये कंकर पत्थर थोड़ा करके बहुत ज्यादा इकट्ठा होता जाता है ये कंकर पत्थर। तो जो होता क्या है कि जब ये कंकर पत्थर इतने इकट्ठे हो जाते हैं, इसके बाद में यहाँ से अब नदी का प्रवाह, आप इस साइड खड़े होकर इस नदी को देखोगे तो दोस्तों आपको ये नदी दिखाई नहीं देगी। क्यों नहीं दिखाई देगी, क्योंकि नदी है जो ये कंकर पत्थर आने की वजह से यहाँ विलुप्त हो गई है, इनके पीछे से बह रही है, तो ये नदी दिखाई नहीं देती है, नदी विलुप्त हो जाती है, यहाँ पर विलुप्त। तो इस क्षेत्र को कहा जाता है दोस्तों भाबर प्रदेश।
इसको कहते हैं भाबर। यानी नदियों के द्वारा जो कंकर और पत्थर लाए गए थे, वो जो नदी है मैदानी भाग में उतरने से पहले जो ये आपका पर्वत है, इसकी तलहटी में यहाँ पर ये कंकर पत्थर इकट्ठे हो जाते हैं, और हम जब नदी को देखते हैं तो साइड से हमें नदी दिखाई नहीं देती। इसी को कहा जाता है भाबर प्रदेश। परीक्षा में ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि जब नदी विलुप्त हो जाती है, नदी दिखाई नहीं देती है, तो उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है दोस्तों? उसको कहा जाता है भाबर प्रदेश कहा जाता है। जैसे ही इन भाबर प्रदेश से नदी मैदानी भाग में उतरेगी, या नदी है वो दिखनी शुरू होगी, मैदानी भाग में उतरती है, तो इसको कहा जाता है दोस्तों तराई का मैदान। उसको कहा जाता है तराई का मैदान। यानी जैसे ही इन जो आपका भाबर प्रदेश है, यहाँ से नदियां मैदानी भाग में उतर कर दिखाई देती है, उसको कहा जाता है तराई का मैदान। एक बार रेट में यह प्रश्न पूछ लिया था कि गंगा नदी जैसे ही मैदानी भाग में उतरती है तो उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन में था दोस्तों बद्रीनाथ था, केदारनाथ था, ऋषिकेश था, ठीक है, और एक आपका तराई का मैदान भी दे रखा था, उसको उत्तर क्या होना था? तराई का मैदान होना था। अब इसके बाद में दोस्तों हमने ये आपका पढ़ लिया है, तराई का मैदान पढ़ लिया। बांगर किसे कहते हैं, खादर किसे कहते हैं, इसको समझते हैं दोस्तों। इस बांगर को कहा जाता है आपकी पुरानी जलोढ़ भी कहा जाता है, पुरानी जलोढ़ भी कहा जाता है बांगर को। और जो आपकी एक खादर है, इसकी नवीन जलोढ़ कहा जाता है, नवीन जलोढ़, इसको नवीन जलोढ़ भी कहा जाता है दोस्तों। होता क्या है दोस्तों, जैसे मान लो यहीं से ले लेते हैं हम कि जो पहले यहाँ पर नदी बहती थी, तो इस नदी का प्रवाह मान लो इतनी दूरी तक था, यानी इसका प्रवाह या पेटा की अगर बात करा दोस्तों, तो हम इतना था, इतनी चौड़ाई थी नदी की यहाँ से लेकर, क्योंकि पानी का प्रवाह ज्यादा था बारिश होने की वजह से। फिर धीरे धीरे पानी का प्रवाह कम होता जाता है, नदी का पेटा संकड़ा होता जाता है। मान लो वर्तमान में नदी इतनी दूरी तक बह रही है, यानी इसका इतना ही, इनका जो नदी का पेटा है वो इतना ही चौड़ा है, पहले इतना था। तो पहले इतना पेटा था, तो नदी अपने साथ जो मिट्टी लाती थी, वो मिट्टी यहाँ पर जमा होती गई। नदियों के द्वारा जो लाई गई जो मिट्टी होती है उसको जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। वो नदी जो मिट्टी है वहां पर यहाँ नदी के द्वारा जो लाई गई मिट्टी है वो यहाँ पर जमा होती गई, तो इसको हम कौन सी मिट्टी कहते हैं दोस्तों? पुरानी जलोढ़ बोलते हैं इसको। तो मिट्टी के साथ साथ यहाँ पर कुछ कंकर पत्थर है, कुछ इस प्रकार से वो भी वहां पर जमा हो जाते हैं। तो होता यह दोस्तों कि वर्तमान में नदी का प्रवाह इतना ही है, यहाँ पर नदी का पानी पहुंच नहीं पाता है, और यहाँ पर कंकर पत्थर इकट्ठे हो गए, इसलिए ये भूमि क्या होगी? अनुपजाऊ भूमि हो गई दोस्तों। तो वो क्षेत्र जहां पर कभी नदी का प्रवाह क्षेत्र था, वर्तमान में नदी का प्रवाह क्षेत्र नहीं है, क्योंकि क्या है कि पानी कम आने की वजह से। तो वो क्षेत्र आपका क्या कहलाता है दोस्तों? बांगर प्रदेश कहते हैं। उस क्षेत्र को हम कहते हैं दोस्तों बांगर प्रदेश, उसको कहा जाता है बांगर प्रदेश। यहाँ पर भी आप देख लो नीचे, पहले यहाँ नदी का प्रवाह था, तो यहाँ पर मिट्टी जमा होगी, इसलिए इसको पुरानी जलोढ़ कहा जाता है दोस्तों। और कंकर पत्थर यहाँ पर इकट्ठा होने की वजह से ये भूमि अनुपजाऊ होगी, इसको क्या कहा जाता है? बांगर प्रदेश कहा जाता है, बांगर प्रदेश। वर्तमान में नदी का प्रवाह यहाँ इतना पेटा है, तो कभी कभी क्या प्रवाह थोड़ा ज्यादा होने की वजह से नदी जो वर्तमान में अपने साथ जो मिट्टी लाती है, वो यहाँ पर जो नदी का प्रवाह इनके पास पास इस प्रकार से इकट्ठा होता जाता है। इसको कहा जाता है दोस्तों, वर्तमान में ला रहा है इसलिए नवीन है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? नवीन जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। यानी नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी जलोढ़ होती है दोस्तों, वर्तमान में ला रहा है इसलिए इसको क्या कहा जाता है? नवीन जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। जो मिट्टी लाई जाती है उसको कहा जाता है खादर या नवीन जलोढ़ कहा जाता है। तो मेरे हिसाब से आपको दोस्तों ये क्लियर हो गई है कि जो पुरानी मिट्टी नदी द्वारा लाई जाती है, जो पहले कभी यहाँ पर नदी द्वारा सिंचित क्षेत्र था, वर्तमान में वो अनुपजाऊ हो गया कंकर पत्थरों द्वारा, उसको तो बांगर कहा जाता है। और जो वर्तमान में प्रवाह है नदी का, इनके पास पास जो नवीन जलोढ़ मिट्टी लाई जाती है नदी के द्वारा, इसको क्या कहा जाता है दोस्तों? खादर कहा जाता है। तो आपको तराई का मैदान क्लियर हो गया दोस्तों, बांगर हो गया, खादर हो गया। अब हम पढ़ेंगे कि डेल्टा किसे कहते हैं दोस्तों। डेल्टा किसे कहते हैं? डेल्टा मान लेते हैं दोस्तों कि एक हमारे जो नदी है वो यहाँ से एक नदी निकल रही है, एक पहाड़ी या पर्वत है, यहाँ से नदी निकलेगी, तो ये इस पर्वत से ये नदी निकल रही है, तो नदी अपने साथ कंकर पत्थर या औषध लाती है। नदी क्या करती है? अपने साथ कंकर पत्थरों को लेकर आती है। तो जैसे ये नदी अपना जल है, मान लो दोस्तों ये नदी है, ये नदी है, ये नदी का जो जल है, नदी के जो जल की धाराएं हैं, तो ये नदी मान लो यहाँ पर नीचे कोई सागर है या कोई खाड़ी है, इसमें अपना जल डालती है। तो डालने से पहले नदी क्या करती है? इस प्रकार से वितरिकाओं में बंट जाती है। ये नदी क्या है दोस्तों? इस प्रकार से वितरिकाओं में बंट जाती है। यानी एक ये नदी है मान लो, और इनका वितरिकाओं का मतलब हो गया कि इतने भागों में इस प्रकार से पानी है, बिखर जाता है, इस नदी का पानी बिखर जाता है, इसी को हम वितरिका कहते हैं।
तो जैसे ही नदी का पानी मान लो इस प्रकार से वितरिकाओं में बढ़ जाता है, तो जो ये अवसाद होता है अपने साथ नदी जो कंकर पत्थर लाती है, ये अवसाद होते हैं। ये भी क्या है दोस्तों कि जो आपकी वितरिकाओं है, इस प्रकार से इन वितरिकाओं में ये अवसाद भी जमा हो जाते हैं, और ये जमा होने के बाद में जो आपकी ये आकृति बनती है दोस्तों, इसी को क्या कहा जाता है, डेल्टा कहा जाता है। तो ये डेल्टा देख लो दोस्तों कहां बन रहा है, यानी नदी के मुहाने पर, जो नदी का अंत है, यानी नदी अपना जल विसर्जन करती है, कोई सागर या समुद्र है, कोई खाड़ी है, उसमें अपना जल विसर्जन करती है, तो नदी के मुहाने पर क्या बन रहा है, डेल्टा बन रहा है। तो ये डेल्टा अलग अलग आकृति में बनता है दोस्तों। कोई नदियां हैं वो अपने एक पक्षियों के जो पैर होता है या उनके आकार का भी डेल्टा बनता है, और एक हमारे जो त्रिभुज होता है, इस त्रिभुज के आकार का भी डेल्टा बनता है। सुंदरवन डेल्टा जो हमारी ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी के संगम के बाद में जो डेल्टा बनता है पश्चिम बंगाल में, सुंदरवन डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल में बनता है। हमारी ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी दोनों के मिलने के बाद इनका सामूहिक नाम मेघना हो जाता है दोस्तों। तो वहां पर जो डेल्टा बनता है उनका नाम है सुंदरवन डेल्टा। तो ये डेल्टा है, इसकी आकृति त्रिभुज के समान है, इस प्रकार से त्रिभुज के समान है। तो डेल्टा इसका होता है, या अपना जल नदी जब कोई खाड़ी या सागर में डालती है तो या तो वो डेल्टा बनाएगी दोस्तों, या वो जवरनाद मुख बनाएगी, दोनों में से एक बनाएगी। तो मान लेते हैं कोई एक नदी है, ये नदी है, इस नदी में ये पानी का प्रवाह है दोस्तों। तो ये नदी को अपना पानी, जैसे मान लो यहाँ नीचे कोई सागर है, ठीक है दोस्तों, सागर है या खाड़ी है जो भी है, इस खाड़ी में अपना पानी डालेगी ये नदी, ठीक है दोस्तों। तो जैसे ये नदी अपना ये मान लो हम नीचे कोई सागर मान लिया, सागर या समुद्र है, इसमें ये नदी अपना जो ये पानी है इसमें नदी डालेगी ये पानी। तो होता क्या है कि जब ये नदियां होती है तो इस नदियों में एक तो इस नदी की स्पीड ज्यादा होती है दोस्तों, दूसरी बात ये होती है कि इनमें अवसाद यानी जो कंकर पत्थर है वो इतने ज्यादा होते नहीं है। तो होता है कि नदी की स्पीड की वजह से वो यहाँ पर वितरिकाओं में नहीं बनकर सीधा का सीधा ये जो कंकड़ पत्थर या अवसाद है वो सागर में चला जाता है। तो इस प्रकार की जो आकृति बनती है, इस प्रकार की, यानी कहने का मतलब ये कि सीधा नदी अपना जल है वो सागर में डाल देती है। तो इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, जवरनाद मुख कहते हैं, इसी को ही हम जवरनाद। ये शब्द बना कैसे दोस्तों, देखो जवार और नदी, यानी जो, अब देखो पहली बात अगर हम बात करें जवार किसे कहते हैं दोस्तों, ये सागर है, इन सागर का जल का ऊपर उठना, जल का ऊपर उठना किसे कहते हैं दोस्तों, जवार कहते हैं। तो जब इस सागर में जवार आता है तो पानी का ऊपर उठता है, तो पानी ऊपर उठता है, तो ये नदी है जो इसमें पानी डाल रही है, तो ये सागर का पानी है वो इस नदी के मुख में चला जाता है, तभी से इसका नाम बना हुआ है जवरनाद मुख, यानी जवार है वो नदी के मुख में चला जाता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, जवरनाद मुख कहा जाता है। तो मेरे हिसाब से आपके ये क्लियर हो गया होगा दोस्तों कि जवरनाद मुख क्या होती है और डेल्टा क्या होती है। भारत की अगर हम बात करें तो भारत में दो नदियां ऐसी है जो कि हमारी नर्मदा और ताप्ती नदी है दोस्तों। नर्मदा है, ताप्ती नदी है, ये भ्रंश घाटी में बहती है, भ्रंश घाटी में बहती है और अरब सागर में अपना जल लाकर डालती है। तो ये दोनों की दोनों नदियां हैं वो क्या बनाती है दोस्तों, जवरनाद मुख का निर्माण करती है। और वैसे भी यहाँ पर हमारे पश्चिम घाट है, तो पश्चिम की पहाड़ियां, यहाँ से निकलने वाली कुछ छोटी छोटी नदियां हैं वो भी अपने जवरनाद मुख का निर्माण करती है। क्यों करती है दोस्तों, क्योंकि एक देखो यहाँ ये एकदम नजदीक से निकलती है अरब सागर के, और जैसे ही निकलती है तो अपने साथ कुछ अवसाद होता है, वो भी इनकी गति ज्यादा होने की वजह से या नजदीक होने की वजह से वो पूरा का पूरा अवसाद और अरब सागर में चला जाता है। तो यहाँ पर इनका क्या निर्माण होता है, जवरनाद मुख, या इंग्लिश में इसको एस्चियन बोला जाता है दोस्तों, ठीक है, जवरनाद मुख को ही एस्चियन बोला जाता है इंग्लिश में। तो ये जवरनाद मुख हो गया। अब हम पढ़ेंगे नदी द्वीप क्या होता है, भ्रंश घाटी क्या होती है। तो चलो इनके बारे में थोड़ी, लो ये बह रही है, जैसे हम ब्रह्मपुत्र नदी को ले लिया दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी है, अगर हम ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी जैसे ही ऐसे बह रही है, तो होता क्या है कि इन नदी अपने साथ है कंकर पत्थर मिट्टी होती है, तो ये कंकर पत्थर मिट्टी या नदी के बीच में इस प्रकार से इकट्ठा होता जाता है और एक ढेर सा बन जाता है ये। तो ये ढेर सा बन जाता है, ढेर के बनने की वजह से जो ये बन जाती है आकृति, तो इसको हम द्वीप कहते हैं, नदीय द्वीप, यानी नदियों के द्वारा बनाए गए द्वीप या नदी के पानी के जो बीच में द्वीप बनते हैं उसी को दोस्तों हम नदीय द्वीप कहते हैं। पहली बात समझ लेते हैं द्वीप कैसे कहते हैं। वैसे हम अगला टॉपिक है इस बारे में चर्चा करेंगे, अलग से लेंगे, द्वीप, महाद्वीप है, खाड़ी, ये सब अलग से टॉपिक पर चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ा बता देते हैं कि
स्थल का वह भाग या भूमि का वह टुकड़ा या स्थल का वह भाग जिसके चारों ओर पानी होता है। स्थल का वह भाग जिसके चारों ओर दोस्तों पानी पानी होता है, चारों ओर इधर ही पानी, इधर पानी, इधर पानी और बीच में स्थल होता है, उसको हम द्वीप कहते हैं। तो अब देख लो दोस्तों, ये नदी के बीच में आकर पानी, इस पानी के जो चारों में इधर पानी है, नदी का इधर ही पानी है, इधर ही पानी है, और बीच में क्या है, ये स्थल का भाग बन गया। नदी द्वारा लाए गए कंकड़ पत्थर और जो मिट्टी है वो एक जगह इकट्ठा होने की वजह से स्थल का भाग बन गया, चारों में पानी, इसलिए इसको द्वीप कहा जाता है। और नदी के बीच में या नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है, इसीलिए इसको नदी द्वीप कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है दोस्तों मांजुली द्वीप है, मांजुली द्वीप है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा असम में बनाया जाता है। असम में बनाया गया जो द्वीप है मांजुली द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो ये आपके क्लियर हो गया ना दोस्तों, नदी द्वीप किसे कहते हैं। अब बात करते हैं ब्रह्म घाटी किसे कहते हैं। ये हम प्रश्न इसलिए यहाँ ले रहे हैं क्योंकि दोस्तों अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की कि जैसे नर्मदा और ताप्ती नदी निकली थी तो ये ब्रह्म घाटी में बहती है, हमने पढ़ा। तो ब्रह्म घाटी होता क्या है, जैसे मान लो एक हमारे पास ये मुख्य भूमि है दोस्तों, ये जो भूमि है तो भूमि का कुछ हिस्सा है वो अंदर धस जाता है, अंदर धसना, जो भूमि का हिस्सा अंदर धस गया उसी को ही ब्रह्म घाटी का। जैसे ये भूमि है दोस्तों, तो यहाँ कुछ भूमि का हिस्सा ऐसे नीचे धस गया, एक इस साइड वाला ऊपर उठा ही रह गया, ये थोड़ा नीचे धस गया, तो ये नीचे जो भूमि धस गई उसी को ही ब्रह्म घाटी कहते हैं। तो जो हमारी नर्मदा और ताप्ती नदी है वो ब्रह्म घाटी में बहने वाली नदी है दोस्तों, ठीक है। ये आपकी ब्रह्म घाटी के लिए। अब जलप्रपात पढ़ेंगे क्या होता है। आपने दोस्तों ये आकर मान लो कोई पहाड़ी या पर्वत है दोस्तों, जैसे मान लेते हैं हम ये पहाड़ी है, ठीक है, पहाड़ी है, तो इस पहाड़ी से जो नदी का जल गिरता है, यानी इस प्रकार से नदी का जल गिरना, ये मान लेते हैं दोस्तों ये पूरी पहाड़ी है, इस पहाड़ी से जो इस प्रकार से नदी का गिरना, यानी अगर हम देखें कि इस प्रकार से नदी है, ये आपकी पूरी पहाड़ी है, इससे नदी का गिरना यानी जल का इस प्रकार से गिरना, नीचे गिरना, पहाड़ी या पर्वत से जल का नीचे गिरने से जो आकृति बनती है इस प्रकार की, उसी को हम दोस्तों जलप्रपात कहते हैं, ठीक है दोस्तों, उसी को हम जलप्रपात कहते हैं। यानी नदी के द्वारा जो जल है वो ऊपर से पहाड़ी या पर्वत से नीचे भूमि पर जल का गिरना ही दोस्तों जलप्रपात होता है। एक दोस्तों शब्द आता है सिप्रिकाई किसे कहते हैं। तो देखो दोस्तों, अब मान लो नदी का जल है वो सामान्यतः हम जानते हैं कि ढाल की ओर इनका प्रवाह होता है नदियों का। जैसे मान लो अगर हम बात कर रहे हैं एक कोई नदी है, इसे वो सामान्य इधर ढाल है तो वो ऐसे ढाल की ओर बह रही है, कोई नदी है वो, इनका मतलब ये सामान्य ढाल है, वो सामान्य ढाल की ओर नदी का प्रवाह है। रास्ते में कुछ अवसाद आ जाते हैं, मान लो अवसाद के रूप में मान लेते तो कोई अवशिष्ट पहाड़ियां आ गई, तो होता क्या है कि अवशिष्ट ये पहाड़ियां आ गई दोस्तों, अवसाद है इसमें, अवशिष्ट पहाड़ियां आ गई बीच में, पहले यहाँ नदी सामान्य प्रवाह था नदी का, अवशिष्ट पहाड़ियां आ गई, तो ये पहाड़ियां आने की वजह से यहाँ देखो तिरवा ढाल बन गई, यहाँ नदी में क्या बन गई, तिरवा ढाल बन गई। तिरवा ढाल, जो ये तिरवा ढाल बनती है और नदी का प्रवाह है वो क्या हो जाता है, तेज हो जाता है। तो ये जो तिरवा ढाल बनने के बाद में जो नदी बहती है उसी को दोस्तों हमें सिप्रिकाएं कहते हैं। यानी जो कुछ अवशिष्ट पहाड़ियां आने की वजह से बीच में, पहले तो सामान्य ढाल थी फिर तिरवा ढाल हो गई, क्योंकि क्या आ गई दोस्तों, यहाँ पर कुछ अवशिष्ट पहाड़ियां अवसाद आ गई जिनकी वजह से नदियां हैं वो तिरवा ढाल होने की वजह से इनका प्रवाह, जो बहने का प्रवाह वो भी तेज हो गया, तो उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, सिप्रिकाएं कहेंगे। अब सिप्रिका और जलप्रपात में फर्क है दोस्तों। यहाँ पर देखो जलप्रपात है वो तो पहाड़ियां है, यहाँ पहाड़ियों से जल ऐसे नीचे गिर रहा है, यानी ज्यादा ढाल है यहाँ पर, और यहाँ पर जो सिप्रिकाएं होती है इनमें तो कम ढाल होती है और जलप्रपात में ज्यादा होती है और सामान्य में इससे भी कम होता है। तो जो अपवाह तंत्र से संबंधित हमारे शब्द आते हैं जो हमें कंफ्यूज करते हैं, तो वो हमने एक एक करके एकदम बढ़िया तरीके से है वो क्लियर किया है दोस्तों। ऐसे ही हम अगला कोई टॉपिक लेंगे, उसमें एक चर्चा करेंगे, जैसे कोई पर्वत है, पहाड़ है, इसके बारे में फिर एक टॉपिक और लेंगे। तो ये 2-3 क्लासें हमारी पूरी होने के बाद में तो जियोग्राफी में मेरा आप यकीन कीजिए आपकी रुचि पैदा हो जाएगी, और जैसे ही आपकी जियोग्राफी में हम 2-3 क्लास करने के बाद में फिर हम इंडिया की जियोग्राफी शुरुआत कर रहे हैं दोस्तों, इंडिया की जियोग्राफी की शुरुआत कर रहे हैं। तो उसमें बाद में टॉपिक वाइज भारत की स्थिति विस्तार से लेकर पूरे के पूरे टॉपिक है वो आपको जियोग्राफी में करवा दिया जाएगा।